नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में लोन मार्केट पर, और आज हम आपके लोन सेंट्रिक प्रश्नों को जिस तरह से शामिल कर रहे हैं, दो मेहमान पार्टिसिपेट करने के लिए मौजूद हैं। आपके लोन सेंट्रिक प्रश्नों पर राय देने के लिए अपना पैसा से बलवंत जैन साहब कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बैंक बाजार से हैं अभिषेक द्विवेदी। तो आज दोनों मेहमान कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे और आपके जो प्रश्न हैं उन पर राय देंगे। गुड इवनिंग, आप दोनों का ही शुक्रिया। और आइए, जो प्रश्नों का सिलसिला है उसको हम आपको बता देते हैं। हम आज क्या कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। आज लोन सेंट्रिक जब हम टच कर रहे हैं उसमें होम लोन और प्लॉट लोन सेंट्रिक का प्रश्न रहेंगे जिनको हम इंक्लूड करेंगे। तो प्लॉट सेंट्रिक हम ज़्यादा लेंगे इनिशियली। होम लोन ट्रांसफर सेंट्रिक क्वेरी है, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड को लेकर अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, कैसे प्रोसेस मूव करता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे एलिजिबिलिटी चेक होती है, लिमिट्स वगैरह सबका हम ज़्यादा लेंगे। आइए, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये बनाला से है, विशाल साहब का। और आइए स्क्रीन पर इसको हम चेक करते हैं और इनसे हम बात भी करते हैं। इन्होंने एग्जैक्टली जो चेक करना चाहा है प्लॉट सेंट्रिक लोन के लिए, ये आगे मूव करना चाह रहे हैं। इनके प्रश्न में इन्होंने बताया कि ये और इनकी वाइफ दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इनकी मंथली सैलरी 30,000 दोनों की सेपरेटली है, अराउंड अबाउट 60,000 जैसे इन्होंने कहा सैलरी फॉल करती है। आप प्लीज़ बताइए हमें विशाल साहब, जो ये प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, ये प्लॉट अप्रूव्ड एरिया में है? आपने मेंशन किया है इसमें आप। हाँ जी सर, अप्रूव्ड एरिया में। तो आपने अभी कुछ चेक किया किसी बैंक से? आपने नेशनलाइज्ड बैंक का खास करके जिक्र किया, आपने कुछ अभी चेक किया अपनी तरफ से? नहीं सर वो किसी बैंक से नहीं चेक किया। आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? हाँ जी, सैलरी अकाउंट कहाँ पर है, किस बैंक में है? सैलरी अकाउंट नेशनल यूनियन बैंक में। इससे पहले आपने कभी कोई लोन लिया किसी प्रकार का? नहीं सर, कोई लोन ली। ओके, मैडम के नाम पर भी कोई लोन नहीं है? नहीं, कोई लोन नहीं है। ओके, आपको बताते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, आगे कैसे मूव करें। बलवंत साहब, आप बता सकें प्लॉट के लिए जो लोन्स रहते हैं वो नॉर्मली होम लोन के कंपैरिजन में थोड़ा नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट रहते हैं। अगर ये मूव करना चाह रहे हैं, एरिया अप्रूव्ड है और उसके तहत इनकी जो इन्होंने बताया जो सैलरी स्ट्रक्चर है और इनकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है 15 लाख की, आपको लगता है एलिजिबिलिटी की अगर हम पहले बात कर सकें उसको आप कैसे देखेंगे इनके लिए? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो जैसे इनकम बता रहे हैं 30-30 हज़ार रुपये की, तो एलिजिबिलिटी में तो बैठ जाता है इनका। परंतु जैसे जो प्लॉट लोन्स हैं उसके लिए जो लेंडर्स है वो सिलेक्टिवली लोन देते हैं। जैसे होम लोन आपको सब जगह से मिल जाएगा, वैसे प्लॉट लोन सब जगह से नहीं मिलता है। पीएसयू बैंक्स भी प्लॉट लोन देती है, परंतु आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है। तो आपकी जो ऑप्शंस है विशाल जी वो लिमिटेड है। आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को अप्रोच कर सकते हैं। परंतु अगर आपका इंटेंशन उस पर प्लॉट पर अगर कंस्ट्रक्शन करवाने का हो तो आपको कंपोजिट लोन लेना चाहिए। उससे क्या आपको टेन्योर भी ज़्यादा मिलेगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम रहेगा और आपको जो मार्जिन मनी है वो भी 20% के आसपास ही देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं तो उसमें आपको जो मार्जिन मनी है वो 30-40% के आसपास देनी पड़ेगी। अभिषेक साहब, आप इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे जो मूव करना चाह रहे हैं? उन्होंने स्पेसिफिकली नेशनलाइज का मेंशन किया है, लेकिन इस स्पेस में अगर प्लॉट के लिए और कॉम्पोजिट लोन के लिए और भी कई तरह की ऑफरिंग्स रहती हैं, आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे इसको लेकर मूव करें? या जहां पर इनका सैलरी अकाउंट है क्या वहां पर भी पहले चेक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे बलवंत जी ने बताया कि डेफिनेटली जब प्लॉट लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक्स या जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोचते हैं कि थोड़ा सा रिस्की है कंपेयर टू अ नॉर्मल हाउसिंग लोन और ए कंपोजिट लोन। तो डेफिनेटली इनके ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी और इस पे चीज़ें बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो डेफिनेटली अप्रूव्ड लिमिट में होनी चाहिए जिन्होंने बताया। दूसरा ये भी होता है कि ये विद इन सिटी लिमिट है या फिर आउटसाइड सिटी लिमिट है। कई बार क्या होता है कि बैंक सही बोलते हैं कि जो मिनिमम एरिया जो स्क्वायर फीट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो ये सारी 2-3 चीज़ें डेफिनेटली कंसिडर की जाती हैं, तो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जो प्लॉट लोन का जो रेट होता है थोड़ा सा हाईयर होता है कंपेयर टू नॉर्मल हाउसिंग लोन। अगर आप देखें जो सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया में जो एचडीएफसी है, तो डेफिनेटली इसको अप्रोच कर सकते हैं। अभी एक स्कीम चल रही है जहाँ पर इनका जो प्लॉट लोन है उसका रेट एग्जैक्टली सिमिलर टू इनका नॉर्मल हाउसिंग लोन है। टिपिकली अगर आप देखें तो इनका जो रेट होता है वो 25% बीपीएस हायर होता है, लेकिन अभी स्कीम के अनुसार ये एग्जैक्टली सेम है। तो डेफिनेटली ये एचडीएफसी को अप्रोच कर सकते हैं और ये डेफिनेटली अपने जहाँ पर सैलरी बैंक है वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं। राइट, तो ये बाकी कुछ जो इस समय ऑफरिंग है स्पेस में वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनके तहत आप आगे मूव करने पर आप विचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ये वडोदरा से है। ये प्रश्न है मीता भटनागर जी की तरफ से और इन्होंने ट्रांसफर सेंट्रिक ये प्रश्न पूछा है।
आपने अपने प्रश्न में बताया आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है 16 लाख है, टेन्योर आपने 16 ईयर्स के लिए ऑप्ट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% आपने मेंशन किया। ये फ्लोटिंग पर है ना मैम आपका जो लोन है? आप लाइन पर हैं? मीता जी अगर आप लाइन पर हैं, हम कुछ आपसे डिटेल्स चेक करना चाह रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस दी जाएगी। समहाउ आपसे अब तक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है। आप बता सकें अभिषेक साहब, जिस तरह से ये मूव करना चाह रहे हैं, स्विच करने का इनका जो प्लान है, क्यों ना उससे पहले उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाए, जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उससे ही पहले संपर्क स्थापित करके उसको बताया जाए, और वहाँ पर अगर कुछ पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सके, वहीं पर कुछ लोअर रेट पर अगर कुछ क्लिक हो सके, क्या पहले उसको चेक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब से ये प्रावधान है कि जब जो भी आपका फ्लोटिंग रेट है और फ्लोटिंग रेट को आप क्लोज करते हैं तो कोई भी आपको पेनल्टी प्रीपेमेंट की देनी नहीं पड़ती है, अभी प्री क्लोजर की। और डेफिनेटली बैंक ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं रिटेन करने के लिए। तो अगर ये चाहें तो डेफिनेटली पहले इनको अपने बैंक को अप्रोच करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो नया स्कीम है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं ये विद इन द बैंक इटसेल्फ। तो डेफिनेटली ये इनके लिए पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो और अगर इनका फ्लोटिंग है, जैसे इन्होंने आपका संपर्क स्थापित नहीं पाया, लेकिन अगर इनका फ्लोटिंग है तो डेफिनेटली ये प्री क्लोज कर सकते हैं और किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। बस ये हुआ कि दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो उनके लिए एक नया लोन होगा, तो उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिर जमा करने पड़ेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग लेटर जमा करना पड़ेगा, हो सकता है कि प्रोसेसिंग फी भी देनी पड़े। तो अगर इनका सेम बैंक में रेट कम होता है तो डेफिनेटली वो प्रेफरेबल है इनके। राइट, इनसे अब कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश भी हो गया। मीता जी आप बता सकें, ये फ्लोटिंग पर है जो आपका रनिंग लोन है? हाँ जी, फ्लोटिंग पे है। और आपने अपने एग्जिस्टिंग लेंडर से बात की, कुछ चेक किया आपने जो आप ये ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं, उससे पहले कि आप उस दिन फॉर्मेलिटीज में आप जाएं, सब कुछ चेक करें, क्या जो मौजूदा लेंडर है उससे आपने चेक किया अगर आपके लिए कुछ और अगर ऑफरिंग हो सी बैंक में, उसी आप बता सकें? सर, अभी मैंने चेक नहीं किया। मेरा पहले 2 साल का ड्यूअल रेट होम लोन था, उसके बाद इन्होंने मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.50 कर दिया, और वो भी 10.5 करने के लिए उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट का जो लिया उसके भी चार्जेस मेरे से एक्स्ट्रा लिए। वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, यस मैम। तो अब अभी जो मेरा इस साल का लोन स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें मैंने 2 लाख रुपीस पे किया, जिसमें 50,000 मेरा प्रिंसिपल है एंड 150 इज द इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, आपको अब इन लाइंस पर राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब आप बता सकें, जैसे इन्होंने कहा पहले ही ये लो रेट पर कुछ इन्होंने स्विच किया है, अगर ये जैसे इनका प्लान है, अगर ये मूव करना चाह रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, तो आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे? मार्केट में जो दूसरे ऑफर्स हैं उसमें कैसे उसको एक्सप्लोर करें, और प्रोसेसिंग फी वगैरह और बाकी अगर आप बता सकें जो ऑप्शंस आप इनको समझा सकें। देखिए सौरभ जी, ऐसा है, अभिषेक जी ने वैसे बता दिया है, परंतु मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ने अभी 2 दिन पहले ही जो रेट है वो रिड्यूस की है। तो ये जैसे इन्होंने 11.5 से 10.5 पे तो कन्वर्ट करवा दिया है, परंतु स्टेट बैंक में उसको 10.15 पे भी लोन मिल सकता है। और प्रोसेसिंग फीस का जहाँ तक सवाल है, तो स्टेट बैंक की जो बैलेंस ट्रांसफर है उसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो मैक्सिमम 1,000 रुपया है, तो उनको जो प्री पेमेंट का पेनल्टी तो देना नहीं पड़ेगा, और स्टेट बैंक में जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1,000 रुपये ही लगना है। और इसके अलावा थोड़ी सी जो लीगल कॉस्ट वगैरह है डॉक्यूमेंटेशन की वो लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से उनको स्टेट बैंक को अप्रोच करना चाहिए। और जैसे अभिषेक जी ने बताया कि अभी बैंक्स बहुत आतुर है लोन देने के लिए, तो स्टेट बैंक में मेरे हिसाब से उनको 10.15 में लोन इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। राइट, ये आप इसके तहत आप मूव कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल स्क्रीन पर है, अगर आप यहाँ पर मूव करना चाहें। बाकी भी जो कुछ विकल्प आपके समक्ष बताए गए हैं, जैसे आप मूव करने का प्लान कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आते हैं। बातचीत आज हो रही है लोन बाजार पर। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब, और बैंक बाजार से अभिषेक द्विवेदी जी आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये नारखंडे साहब का है, क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक ये प्रश्न है, और वो इस समय लाइन पर हैं। आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने मेंशन किया आप क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, क्या पहली बार आप क्रेडिट कार्ड के लिए आगे मूव कर रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट, टेलीविजन सेट की आप वॉल्यूम म्यूट करें। समाव आपका प्रश्न जो है वो हम ले रहे हैं, बाकी व्यूअर्स से जब आप बात करें टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को आप एकदम म्यूट रखा करें, अदरवाइज ऑडियो में प्रॉब्लम होती है। बलवंत साहब आप बता सकें, ये जैसे इन्होंने क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक चेक करना चाहा है, इसमें क्या इनका जो प्रोफाइल है
वो तो देखा ही जाएगा, और जहां ये जॉब करते हैं वो भी साथ में चेक किया जाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब कर रहे हैं, कितने समय से हैं। बलवंत साहब, बलवंत जी से जब तक लग रहा है पूरा नहीं सुन पाया हूं, पर जी प्लीज गो अहेड। प्रश्न में पूरा नहीं सुन पाया हूं, पर जहां तक मुझे समझ में आया, क्वेरी है जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है कि क्रेडिट कार्ड इश्यूअर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो नॉर्मली एक बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, और अलग अलग क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग बैंक से उनका भी एलिजिबिलिटी अलग अलग होता है। पर नॉर्मली जो आदमी इंडिया का रेसिडेंट है, उसकी उम्र जो मेजर है 18 साल से 70 साल तक का है, और मिनिमम जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 3 लाख रुपए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड इश्यू हो जाता है। और वैसे उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। पहले जब बैंक्स की नेगेटिव लिस्ट हुआ करती थी, पर जब से ये सिबिल की रिपोर्ट्स अवेलेबल होने लग गई है, तब से ये जो औचित्य है जो नेगेटिव लिस्ट का वो खत्म हो गया है। बैंक्स में से अपना वेबसाइट पे 3 लाख से कम का भी लिमिट बताएगी, परंतु नॉर्मली 3 लाख से अगर कम इनकम है तो नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं होता। और क्रेडिट लिमिट जो है वो आपकी जो आपका प्रोफाइल है और आपका यूसेज वगैरह है, आपकी इनकम वगैरह है, बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। और हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का अलग अलग बेसिस होता है। अभिषेक साहब, ये क्या फैक्टर्स पैरामीटर्स रहे हैं जिनको देख लें? कोई एनुअल फी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी, मतलब ये क्या कुछ चेक करें जब एक फाइनल कॉल लेना चाह रहे हो, क्योंकि पहली बार मूव कर रहे हैं, तो ये क्या चेकलिस्ट होगी इनके लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो इनको ये पता करना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड देखिए तो कई सारी मेजर कैटेगरीज होती हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, बहुत ज़्यादा आप फ्लाई करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल कार्ड्स होते हैं हर एक बैंक्स के। उस पर क्या होगा, जब भी आप एक फ़्लाइट लोगे तो उस पर आपको कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, जिसको आप रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट माइल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आप शॉपिंग से रिलेटेड कार्ड ले सकते हैं। सो दे आर डिफरेंट, कई तरह के कार्ड होते हैं। अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो बहुत आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उसके लिए एक अलग टाइप से कार्ड्स होता है। तो सबसे पहले ये पता करें कि ये किस तरह का कार्ड लेना चाहते हैं, और उसका डेफिनेटली डिफरेंट बैंक्स को देखें और देखें कि क्या क्या उनके पास ऑफरिंग है, और फिर वहाँ पर देखकर डिसाइड करें कि कौन सा कार्ड उनके लिए सबसे ज़्यादा फिट करता है। जहाँ तक बलवंत जी ने बताया कि जो आपकी इनकम मोर और लेस अगर 3 लाख हो तो आपको ऑलमोस्ट सारे बैंक से कार्ड मिल जाएगा। अगर आप देखो अभी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो लीडर है बाई फार HDFC बैंक है, और HDFC बैंक के नॉर्म्स इसलिए थोड़े से लिटिल कम होते हैं। तो अगर आपको 3 लाख से कम भी है तो शायद HDFC बैंक आपको दे दे। तो इसलिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये सबसे ये पता करें कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर सारे बैंक की ऑफरिंग देखें और फिर अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। बलवंत साहब, ये कितना ज़रूरी है कि अगर आपको इशू हो जाता है तो आप उसको डिसिप्लिन फॉर्मेट में यूज़ करें? मतलब इसके लिए क्या टिप्स होंगी? मतलब क्योंकि समहाउ इसके अंदर चार्जेस काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर आपकी एक फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसको टाइमली पे करें, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। सौरभ जी, जैसे पिछले कुछ शो में भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड है वो दुधारी तलवार है, वो आपको नुकसान भी कर सकती है। तो क्रेडिट कार्ड आपको रखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। और अगर आप जब भी यूज करते हैं तो उसका इमीडिएट पेमेंट करते हुए, जो आप 5% पेमेंट का जो स्कीम है उसको अवेल नहीं करें, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50% के आसपास इफेक्टिवली आता है। कोई चेक नहीं करता है, इसके लिए किसी को मालूम नहीं पड़ता है। और जहां तक होगा क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड यूज करना चाहिए या कैश पेमेंट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपके पास जितना बजट है उतना ही आप यूज कर पाएंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो थोड़ा इंपल्सिव बाइंग भी हो जाती है, और कभी कभार वो आपका जो बजट है वो बिगड़ सकता है। अभिषेक साहब, लिमिट की जहाँ तक बात है, अगर ऑलरेडी रनिंग है, एनहांस करते समय क्या कुछ चेक किया जाता है? मतलब आप कितना टाइमली पे कर रहे हैं, किस तरह का आप उसका यूजेज है, या कितना अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन करते हैं जिस जहाँ से आपने ये किया है, क्या कुछ वो देखा जाता है? और फिर कितना जर्नली टेन्योर के बाद इसको रिविजिट किया जा सकता है? देखिए, अगर आपका ऑलरेडी रनिंग हो रहा है तो सबसे पहले देखें कि आपके जो भी बिल्स हैं आपने किस टाइम पे उसको रिपे किया है कि नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ वो डेफिनेटली देखी जाएगी। दूसरा है कि आपका नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स कितने अमाउंट का करते हो आप। जैसे मान लीजिए आपका 50,000 की लिमिट है और आप मोर ऑफन 40,000 45,000 के आप शॉपिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास यूजेस भी हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लिमिट दी जाएगी तो आपको यूज़ करोगे आप। और तीसरी बात ऑब्वियसली कि जब आपने कार्ड लिया था और अब में आपके इनकम में क्या डिफरेंस है।
तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसके बेस पर आपको अवार्ड किया जाएगा। और टिपिकली 6 महीने से पहले रिन्यू नहीं करते हैं। अगर रिकंसिडर भी करें तो मिनिमम वो 6 मंथ्स का पीरियड मांगते हैं और 6 मंथ के बाद ही वो उसमें रीलुक करते हैं। राइट, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। जॉइंट लोन सेंट्रिक अगला प्रश्न आ रहा है बेंगलुरु से, इसको हम शामिल करेंगे। हम जल्दी लौट कर आते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, और आइए अब हम अगला प्रश्न बेंगलुरु से मिस्टर कुमार की तरफ से इसको चेक करते हैं। इन्होंने मेंशन किया खुद रिसर्च साइंटिस्ट हैं और एनुअल पैकेज 8 लाख प्लस है, जिसके तहत अभी आगे जॉइंट लोन के लिए मूव करना चाह रहे हैं। मिस्टर कुमार, आपने प्रश्न में ये मेंशन किया है कि आपकी वाइफ हाउसवाइफ हैं, तो आप ये जॉइंट लोन की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे मतलब क्या रीज़न है, मतलब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी अर्निंग तो उस तरह से है नहीं, तो जॉइंटली मूव कर आप क्या आपका गोल है जिसको आप मीट करना चाह रहे हैं? नहीं जी, एक्चुअली मैंने एक्सिस बैंक में एप्लीकेशन डाला था होम लोन के लिए। यस सर। तो उन्होंने लिखा था कि को एप्लीकेंट के लिए वाइफ का या किसी गार्जियन का होना जरूरी है। ओके। तो मेरे गार्जियन तो नेटिव प्लेस यूपी में रहते हैं, मैं बेंगलोर में वाइफ के साथ रहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या वाइफ को एप्लीकेंट हो सकती है जबकि उनकी कोई अर्निंग नहीं है? ओके। अभिषेक साहब, आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि जनरली अगर आप जब अप्लाई करें तो अगर अर्निंग हो और दोनों का अच्छा रिकॉर्ड भी हो तो मूव करें तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इन दैट केस क्या ये एडवाइजेबल भी है या इसको अवॉइड क्यों ना किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, सबसे पहले तो आजकल द रीज़न बैंक्स जॉइंट एप्लीकेंट के लिए फोर्स करते हैं, अगर आप देखो एक्सिस बैंक बोले, इवन आईसीसी में जाओ तो आजकल उन्होंने नॉर्म्स बना दिया है कि वो जॉइंट एप्लीकेंट के लिए आपको डेफिनेटली बोलेंगे अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो तो भी। ये बैंक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 2 एप्लीकेंट हो तो। लेकिन जॉइंट एप्लीकेंट का फंडामेंटल यही है कि जो दूसरा मेंबर है वो भी अर्निंग होना चाहिए, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर इस केस में मान लीजिए हाउस वाइफ हैं, इनकी इनकम क्लब नहीं हो रही है, इन्होंने अगर कोई पास में लोन भी नहीं लिया होगा तो हो सकता है कि क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्कुल नहीं होगी इनके पास, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है निगेटिव इम्पैक्ट ही डाल दें। कई बार क्या होता है कि अगर आप जॉइंट लोन लेने जा रहे हो, अगर आप मेन एप्लीकेंट हो, आपकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको जो जॉइंट एप्लीकेंट है उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री, तो वो आपको निगेटिवली वर्क करेगा और हो सकता है कि आपको लोन नहीं मिले। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली बैंक से बात करें। अगर जो इनको लोन चाहिए वो इसकी सैलरी में मिल जा रहा है और इनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं, और इनको मुझे नहीं लगता है कि बैंक उसके बाद भी प्रेस करेंगे कि जॉइंट एप्लीकेंट लेने के लिए। राइट। बलवंत साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? जैसे अभिषेक साहब ने क्लियरली इनके समक्ष रखा है, लेकिन फिर भी ये क्या एलिजिबिलिटी अगर इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अगर दोनों अर्निंग है और तब इन दैट केस कंसिडर करना चाहिए? नहीं, मैं अभिषेक जी से इस मामले में थोड़ा असहमत हूँ। अगर आपके वाइफ अगर अर्निंग भी नहीं है तो भी आपको प्रॉपर्टी हमेशा जॉइंट नाम से लेनी चाहिए, जिससे आपका सक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जैसे आप नहीं रहे तो उस स्थिति में आपकी जो प्रॉपर्टी वो आपके वाइफ के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जब अगर आप जॉइंट ओनर है तो जो लेंडर है वो इंसिस्ट करेगा कि जो जॉइंट ओनर है वो एज ए जॉइंट बोरोवर भी होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आपकी जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें आपकी हाउसवाइफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, बिना कॉन्ट्रीब्यूट किए भी आप उनको जॉइंट ओनर बना सकते हैं। एज ए जॉइंट जो एग्रीमेंट में दोनों के नाम से एग्रीमेंट और एप्लीकेशन है बैंक को वो भी दोनों नाम से कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वही करना चाहिए। और एक फाइनल कमेंट और बलवंत साहब, इन दैट केस अगर जॉइंटली मूव करते हैं तो इन ब्रीफ हम चाहेंगे ये फिर इनफैक्ट टैक्स जो डिडक्शन रहती है उसके लिए दोनों एलिजिबल रहेंगे? नहीं, टैक्स बेनिफिट तो ऐसा है सौरभ जी की जो लोन सर्विस कौन करता है, अगर जैसे दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है प्रॉपर्टी में, और अगर लोन सर्विस एक ही हस्बैंड ही कर रहे हैं, वाइफ नहीं कर रही है, भले वाइफ अर्निंग कर रही है, तो जो सर्विस कर रहे हैं उनको ही मिलेगा। और हस्बैंड और वाइफ दोनों सर्विस कर रहे हैं लोन, तो वो जिस रेशियो में सर्विस कर रहे हैं लोन को वो इंडिपेंडेंट है। आपका प्रॉपर्टी में क्या शेयर है उससे अलग है, तो जो जिस रेशियो में आप लोन सर्विस कर रहे हैं उस रेशियो में आपको जो इनकम टैक्स के बेनिफिट 24B का और ATC का मिलेगा। एब्सोल्युटली, वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का और जितना अकॉर्डिंगली आपका शेयर है उतना एलिजिबल भी होंगे। समय इतना ही था। आप दोनों का शुक्रिया। बलवंत जैन साहब शुक्रिया, अभिषेक द्विवेदी आपका भी धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए और लोन्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। आज बस इतना ही, कल हम हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इंश्योरेंस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।